नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जो काम चंद्रचूड़ साहब नहीं कर पाए, वो बेंगलुरु के एक जज साहब ने करके दिखा दिया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज होने जा रही है और एफआईआर ये है जबरन वसूली का। जबरन वसूली, सोचिए किसी देश की वित्त मंत्री जबरन वसूली कर सकती हैं। और वित्त मंत्री यानी कैबिनेट सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी ये कैबिनेट जो थी, ये उगाही वाली कैबिनेट थी और कैबिनेट का मतलब सरकार होता है। तो क्या ये सरकार 2014 से जो चल रही है, ये 2018 के बाद ऑफिशियली उगाही वाली सरकार बन गई थी। और जब निर्मला सीतारमण पर एफआईआर का आदेश हो चुका है, तो क्या अब वो रास्ता खुल गया है जिसमें अगली बारी प्रधानमंत्री मोदी की होगी। भ्रष्टाचार का ऐसा रूप आपने देखा नहीं होगा, उस पर खुलकर चर्चा अब तक भी नहीं हुई। बहुत चर्चाएं हुई लेकिन खुलकर नहीं हुई। भ्रष्टाचार का एक ऐसा शरीर, एक ऐसा मॉडल जिसमें 10 सिर हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, जिसमें उगाही भी है, जिसमें ब्लैकमेलिंग भी है, जिसमें रिश्वतखोरी भी है। ये करप्शन का अद्भुत मॉडल है। आज तक करप्शन का शायद ऐसा मॉडल आया नहीं होगा। भाऊ को चर्चा में जोड़िए फटाफट कर। भाऊ, ये करप्शन का ऐसा मॉडल, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, असंवैधानिक बता दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को, लेकिन एसआईटी जांच के लिए जब एक्टिविस्ट गए, एडीआर गई, तो एसआईटी जांच को खारिज कर दिया। एसआईटी जांच की मांग को ठुकरा दिया गया। एक छोटी सी अदालत, एक छोटा सा मोर्चा संगठन, छोटा सा संगठन और एक छोटा सा एक्टिविस्ट, आज नाम बड़ा हो गया है, आदर्श अय्यर, बदल दिया पूरा का पूरा हिसाब किताब इस सरकार का। वित्त मंत्री पर एफआईआर होने जा रही है बेंगलुरु में। क्या इस सरकार के लिए वित्त मंत्री पर इस मामले में एफआईआर जबरन उगाही में इस सरकार के लिए मुंह काला करने वाला है या नहीं? आशीष जी, जिस सरकार का मुंह पहले से काला हो वहां काली का और क्या लगाओगे? 2014 से लेके ऐसे अनगणित चीजें मैं बता सकता हूं कि जहां सरकार ने अपना मुंह काला किया हुआ है या संविधान की धज्जियां उड़ाई। मैं आज सैल्यूट करता हूं 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के जज साहिबान ने जो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था अपने लिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट के पहले पैराग्राफ में ये बात कही जाती है, जिसे हमारे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कई बार दोहराई है कि न्याय मात्र देने से काम नहीं होगा, न्याय हुआ है ये दिखना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो न्यायदान हुआ है, न्याय कहां हुआ है? मतलब व्यभिचारी पकड़े गए हैं, सजा कहां हुई है? सजा होनी चाहिए थी। इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपने कहा एक ऐसा परफेक्ट मॉडल है, यह भ्रष्टाचार का वो रावण है जिसके हर एक चेहरा भ्रष्टाचार का आपको उसमें मिलेगा। वहां कैश फॉर डील मिलेगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ली हुई रिश्वत मिलेगी, वहां मनी लॉन्ड्रिंग मिलेगा, वहां एक्सटॉर्शन मनी मिलेंगे, एजेंसियों का डर लगा के पैसा उगाई, वहां पे इलीगल कामों के लिए, लॉटरी जैसे कामों के लिए लिया गया पैसा मिलेगा। वहां तो इतना घिनौना काम है कि जो आज आज एक बड़ी एक खबर सर्कुलेट हो रही है, बहुत सारे लोग उससे चिंतित है कि कई सारी दवाइयां सब स्टैंडर्ड पाई है, जिसमें डायबिटीज, बीपी और जीवन रक्षक दवाइयां हैं। आज 50 के ऊपर दवाइयां और पूरे लोग चिंतित है। ऐसे दवाइयों के सैंपल फेल होने के बाद उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड लेके उन पे कोई कार्रवाई नहीं होने देना, इतना मानवता को कालिमा फंसाने वाला घिनौना काम भी इस कंपनी ने किया। यही तक नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बता के नासमझ और गरीब किसान को भी फंसाया। सारा मैं एक एक परत बताऊंगा आपको। ये वो रावण है जिसका पर्दाफाश तो कर दिया, रावण को आइडेंटिफाई तो कर दिया। ये रावण गैर कानूनी है बता तो दिया,
लेकिन रावण को सजा कौन देगा? एक राम पैदा हुआ कर्नाटक में जिसने तीर चलाया। सही कहा आपने, बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वो। जनाधिकार संघर्ष परिषद, आदर्श अय्यर, उसने आखिर किया। और एक विशेष न्यायालय है बेंगलुरु का, उन्हें वो पूरी सुनने के बाद, ऐसा नहीं कि उन्हें किया और कोई, सुनने के बाद उसे तुरंत कहा कि तिलक नगर थाने में एफआईआर दर्ज हो। 10 तारीख को अगली हियरिंग है। हो सकता है कि क्योंकि वो कर्नाटक में है, वहां विपक्ष की सरकार है, तो बीजेपी वाले अब अंधभक्त शुरू हो जाएंगे कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, जवाब देने होंगे। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, मैं नहीं जानता, लेकिन कि चिंगारी तो लग गई है। और ये होना चाहिए, हर प्रदेश में होना चाहिए। क्या क्या व्यभिचार और भ्रष्टाचार हुए हैं, क्या बताऊं मैं आपको। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को मैंने जो क्लासिफाइड किया, वो तो कई चीजों में आपको देखने को मिलेगी। देखिए, जो पैसा बटा वो सबसे ज्यादा 80% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ एक ही पार्टी को मिले, जो भाजपा है। इस बॉन्ड की खासियत है, देखिए, ये बॉन्ड और कितने, मतलब भ्रष्टाचार में भी सरकार व्यभिचार करती है, ये इसमें पता पड़ जाता है। एसबीआई ने जो बॉन्ड बेचे, तो खरीदने वाले, यदि मैं चेकबुक भी लेता हूं एसबीआई से, तो मुझे पैसे देने पड़ते। मैं ट्रांसफर भी करता हूं पैसा अकाउंट से, तो मुझे पैसे देने पड़ते। हर चीज के लिए सेवा शुल्क है, लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वालों के लिए कोई सेवा शुल्क नहीं था। आप पैसे दो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदो, क्योंकि आकाओं को पैसा जा रहा था। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड छापने के, उसका अकाउंट रखने के, उसका रखरखाव और उसकी पूरा जो सर्विस चार्ज है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एसबीआई ने खरीद दिया। मेरा टैक्स पेयर्स, मेरा पैसा, आपका पैसा इन भ्रष्टाचारी और व्याभिचारियों के भेंट चढ़ने वाले बॉन्ड के लिए मैं क्यों दूं पैसा? टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों जाए? मैंने इसीलिए कहा कि भ्रष्टाचार में भी व्याभिचार यदि किसी को करना हो, तो ये इस बीजेपी की सरकार से सीखिए। कम से कम इतनी शर्म होनी चाहिए थी कि जब करोड़ों अब्जों रुपए के जब बॉन्ड्स ले रहे हैं, तो बॉन्ड खरीदने वाला ही उसका पैसा दे दे। हाँ, बॉन्ड खरीदने वाला पैसा देगा, पैसा उगाई। 5 करोड़ का बॉन्ड मैंने खरीदा, मैंने 5 करोड़ रुपए दिए, बॉन्ड मिल गया, मैंने आशीष आपको दिया, आपने बैंक से जाके 5 करोड़ रुपए वसूल लिया, और इस पूरा सेवा शुल्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। सरकार क्यों देगी भाई? देखो, ये आगे मैं बता रहा हूं आपको, कई ऐसे हैं कि यदि मैं आपको दिखा दूं कि घाटे की कंपनियां, मतलब शर्म नहीं आती, यह है मनी लॉन्ड्रिंग। जो आप मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे थे ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। कई कंपनियां हैं ऐसी, 33 कंपनियां हैं जहां जीरो या नेगेटिव ग्रोथ है। 1 लाख करोड़ के इस 33 कंपनियों के लॉसेस है। 33 कंपनियों की एक लिस्ट है मेरे पास, जिनके कुल घाटा 1 लाख करोड़ का है। और इन 33 कंपनियों ने भाजपा को, मतलब इस 33 कंपनियों ने राजनीतिक दलों को 572 करोड़ 60 लाख चंदा दिया। जिन 33 कंपनियों का 1 लाख करोड़ का घाटा है, उन्होंने 572 करोड़ 60 लाख का चंदा दिया, जिसमें से 434 करोड़ 20 लाख रुपए का चंदा अकेले इलेक्टोरल बॉन्ड का भाजपा को मिला। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो क्या है? घाटे की कंपनी का, जिसका 1 लाख करोड़ का घाटा है, दिवालिया हो रही है कंपनी, वो कैसा किसी को देगा? एक उदाहरण दिखाया मैंने, बाकी कईयों पे ऐसा है। मैं उस कंपनियों के रेड में नहीं, डिटेल में नहीं जाता, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का एक उदाहरण दिया। अब आप दूसरा पढ़ लीजिए। रेड रश्मि सीमेंट एंड मेटेलिक कंपनी है, इन्होंने 10-10 करोड़ के बॉन्ड खरीदे,
ठीक है, बॉन्ड जब खरीदे उसके पहले उनके ऊपर रेड हो गई एजेंसीज की, रेड हो गई और बॉन्ड खरीदे। फिर डीएलएफ अक्टूबर 2019 से नवंबर 2022 तक 170 करोड़ के बॉन्ड डीएलएफ ने दिए। अप्रैल 14 को सीएजी ने डीएलएफ को 339 करोड़ के लॉसेस की जमीन दी। मतलब यूएपीए सरकार के तरफ से वो है कि सरकार ने जमीन देके 439 करोड़ रुपए का घाटा करवाया सरकार ने। ये यूपीए सरकार पे आरोप था और उसी की इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो इसका 170 करोड़ रुपए उन्होंने वो दिया। फिर रेड्डी लैब रेड होने के बाद 31 करोड़ रुपए का बॉन्ड बीजेपी को, नवंबर में फिर 21 करोड़ का बॉन्ड, फिर जनवरी 2024 में 10 करोड़ का बॉन्ड, ऐसा 84 करोड़ के बॉन्ड रेड्डी लैब ने उनके ऊपर रेड होने के बाद दिए। आईटी रेड उनके पास 2018 में हुई थी और उसका जो बाद में सेटलमेंट इसके थ्रू हुआ। ईएमआई बदली, उसकी ईएमआई बदल गई होगी। हाँ, फिर कई जगह पे, मतलब एक कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए। यूनाइटेड फास्फोरस आईटी रेड जनवरी 20 को हुई। आईटी की तकलीफ चालू थी, चक्कर काट रहे थे यूनाइटेड फास्फोरस वाले। आखिर नवंबर 22 में 50 करोड़ के बॉन्ड दे दिए, सेटलमेंट हो गया। अरविंदो फार्मा नवंबर 22 में ईडी ने सिद्धार्थ रेड्डी डायरेक्टर अरेस्ट किया उनको, अरविंदो फार्मा को। नवंबर 23 में 1 साल के बाद 10 करोड़ के बॉन्ड दिए, वो छूट गए। ये एक्सटॉर्शन बनी नहीं तो क्या है? एक्सटॉर्शन नहीं तो क्या है? हाँ। फिर कुछ कंपनियां हैं जिस कंपनियों को वित्त मंत्रालय ने उन कंपनियों के लिस्ट में डाली थी जो फ्रॉड है और जनता को उससे दूर रहना है। वित्त मंत्रालय ने लिस्ट जारी की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं। इन कंपनियों से आम आदमी इन्वेस्टर दूर रहे क्योंकि ये फ्रॉड है। अब वो फ्रॉड कंपनियां कामा क्रेडिट एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड कलकत्ता, ये फ्रॉड घोषित है, लेकिन वो 4 करोड़ का बीजेपी को बॉन्ड देती है। इनोसेंट मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता, ये 25 करोड़ का बॉन्ड देती है बीजेपी। रेणुका इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड संबलपुर यूपी, आपके यूपी की, ये 5 करोड़ का बॉन्ड देती है 2019 में। एबीसी फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, एबीसी इंडिया लिमिटेड की ही कंपनी है, ये 40 करोड़ के बॉन्ड देती है। मतलब इनमें इन्वेस्ट करने के लिए सरकार ने मना किया, ये फ्रॉड कंपनियां हैं। इन्होंने आपके चेहरे के ऊपर का फ्रॉड का टैग हटाने के लिए ये फीस दी। ठीक है, गुजरात चुनाव के, क्योंकि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे तब ये तय हुआ था कि इसका सेल कब खुलेगा, कानून में लिखा होगा कितने दिन के लिए खुलेगा। लेकिन गुजरात चुनाव जब आए 2022 में, उसके पहले, क्योंकि जो रूल है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिन के लिए ये सेल खुलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड का। लेकिन जब गुजरात के चुनाव आए 2022 में, तो जबरदस्ती टाइम नहीं होते हुए भी बॉन्ड खुलवाए गए, क्योंकि कुछ लोगों से बॉन्ड के थ्रू पैसे लेने, रिश्वत लेनी थी। ठीक है, अब ड्रग बॉन्ड देखो, जो ड्रग की मैंने भ्रष्टाचार में भी व्याभिचार कई बार कहता हूं ना, ये ड्रग तो मानवता पे कालिका फूटने वाले हैं। टोरंटो फार्मा लिमिटेड अहमदाबाद, 2018 से 2023 तक 3 बार इनके सैंपल फेल हो रहे, और सैंपल भी लाइफ सेविंग ड्रग्स के हैं।
लेकिन 7 मई 2019 को और 10 जुलाई 2024 को सैंपल फेल होने के तुरंत बाद 77 करोड़ 50 लाख के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को मतलब लिए, उसमें से 61 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को मिले। सिप्ला लिमिटेड मुंबई बड़ी कंपनी है ड्रग की, 2018 से 23 तक 7 बार इनके सैंपल फेल हो गए, लेकिन 2018 में जो फेल हुआ तो उसका 10 जुलाई 2019 को, 22 में फिर 10 नवंबर 2022 को, सॉरी 23 को, कुल मिला के 37 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को। ये पास करवाने की फीस थी। ये हाँ भाई, आप पे कोई एक्शन नहीं हो। सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड मुंबई 2020 से 23 के बीच में 3 साल में 6 बार सैंपल फेल हो गए। और हाई बीपी, आई ड्रॉप, विटामिन डी टाइप्स मेडिसिन। लेकिन फिर 2019 में तो उसके बाद उन्होंने करीब करीब 31 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए हैं। ऐसी एक लंबी फेरिस्त है मेरे पास, वाड्रा बॉन्ड बोलता हूं मैं। अब 2012 में वाड्रा और डीएलएफ का इशू आया था। फिर 2012 से 23 तक वाड्रा टारगेट पे था। 2023 में हरियाणा गवर्नमेंट ने डीएलएफ को क्लीन चिट दी कोर्ट में। और वो क्लीन चिट इसलिए दी गई कि अक्टूबर 19 और नवंबर 22 में 175 करोड़ रुपए डीएलएफ ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए बीजेपी को। ठीक है, ऐसे कई चीजें हैं। और एक जो सबसे घिनौना जो मुझे लगता है जो हुआ है कि एक वेल्सपन ग्रुप है गुजरात और कच्छ जिले का खेल है ये। वहां एक दलित पिछड़ा जाति का एक परिवार है। 6 लोग हैं उसमें। वहां पे ये हुआ कि उनकी जमीन उनको सरकार ने दी थी, गुजरात ने सरकार ने दी थी जमीन एग्रीकल्चर करने के लिए। और उसमें एक क्लॉज था कि जब ये परिवार जमीन बेचेगा तो उसमें से 40% पैसा जो है वो गुजरात गवर्नमेंट को जमा होगा, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने जमीन दी है एग्रीकल्चर के लिए। अब वहां पे क्या हुआ, वेल्सपन ग्रुप का वहां आसपास में यूनिट आया, उनको उस जमीन की जरूरत पड़ी थी। तो वो जमीन जब हुई तो उस जमीन का कॉस्टिंग कलेक्टर ने, जमीन का कॉस्टिंग कलेक्टर को कमिटी होती, कलेक्टर चेयर करता उसको। कलेक्टर ने बोला कि ये भाई साहब, ये जो जमीन है वो 76 करोड़ रुपए की है आज के वैल्यूएशन के अनुसार, तो वेल्सपन ग्रुप को 76 करोड़ रुपए देने होंगे तभी जमीन मिलेगी। अब वो 76 करोड़ में से 30 करोड़ रुपए तो गुजरात गवर्नमेंट के ही थे और बाकी पैसा उसका था, उस परिवार का। अब उसके बाद वेल्सपन ग्रुप ने कहा कि नहीं भैया, हम 76 करोड़ तो दे नहीं सकते। फिर उन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर माहुल देसाई को सेट किया। माहुल देसाई ने इस परिवार को बुलाया। परिवार के अनुसार डिप्टी कलेक्टर ने बोला, देखो ये जमीन सरकार की है, सरकार ले लेगी वापस, क्या कर लोगे, अभी जो मिलता है ले लो। और उसका डील 16 करोड़ 61 लाख में कर दी। ठीक है, अब ये जब डील 16 करोड़ की होगी तो गुजरात गवर्नमेंट का भी लॉस हुआ। जहां गुजरात गवर्नमेंट को 36 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए मिलने थे, वहां 16 करोड़ में कितने मिलेंगे? 6 करोड़। 5-6 करोड़। लेकिन वहां पे अभी वेल्सपन किसका ये भी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष होता है हेमंत रजनीकांत शाह, इन सब लोगों ने, वेल्सपन का एक डायरेक्टर था महेंद्र सोड़ा, इन सब लोगों ने उस परिवार को घेरा
और उसको अपने गेस्ट हाउस बुलाते थे। पैसा तो दे दिया था, 16 करोड़ रुपए उस बैंक में पड़ा हुआ था। फिर उसको 2-3 मीटिंग के बाद गेस्ट हाउस में अपने साथ सोफा सेट में बिठा के उसको ये बोला कि देखो भाई, ये जो पैसा है ना 16 करोड़ रुपए, एक दिन इनकम टैक्स पूछ लेगा। तो बोला वो माए बाप, वो तो आपने दिया, सरकार ने दिया है। बोला लेकिन क्या है, तुमको ये बताने में कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो तो इनकम टैक्स है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, आप कहाँ जाओगे, 16 करोड़ रुपए तो उसी में खर्च हो जाएंगे, फिर छूटेगा तो भी क्या मिलेगा। तो वो डर गए। तो बोला हम क्या करें। बोले कुछ नहीं करना है, भारत सरकार ने एक योजना निकाली है जिसका नाम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है। उसमें पैसा लगाने से 1.5 गुना हो जाता है। तो इस बैंक में रखने से अच्छा तुम उस बैंक में रखो, बॉन्ड में रखो। तो ये परिवार गया, इस परिवार के मुखिया को ले गए, एसबीआई में ले गए। एसबीआई ने बाकायदा पैसा ट्रांसफर लिया 10 करोड़ रुपए, और इसको 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड की रिसीट दे दी। और बॉन्ड वेल्सपन वाले ने रख लिए। आगे वो 10 करोड़ वेल्सपन वालों ने बीजेपी को दिए। परिवार रिसीट लेके अपने घर में कबर्ड में रखा हुआ, ये 10 करोड़ रुपए दिए, 15 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे 3 साल बाद। जब ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की लिस्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जारी करवाई, तो एक पत्रकार को लगा यार, इस गांव से 10 करोड़ रुपए का, छोटे से गांव से 10 करोड़ रुपए का चंदा, और एक खरीदने वाला एक बहुत ही छोटा किसान है। तो उसके आगे बोले तुमने चंदा क्यों दिया 10 करोड़ रुपए। बोले चंदा थोड़ी दिया, हमने तो वो खरीदा है, 1.5 गुना हो जाएगा उसका, ये देखो रिसीट है हमारे पास। उन्हें सर पे हाथ रखा। उन्होंने उसको कहा कि अरे वो चंदा दिया, बीजेपी का ही पैसा वापस नहीं मिलना है तुम्हें। तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। ये भ्रष्टाचार का चेहरा कहीं नहीं मिलेगा। वो वेल्सकन ग्रुप जो है वो अडानी जी से संबंधित है। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में तो इन लोगों को आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। ये जो ऐसे धंधे करे हैं, मासूम लोगों को फंसाया है। किसानों को ये कुछ दे तो नहीं सकते, जो कुछ मिला किसानों से वो भी छीन लिया। और ये जब पूरी कहानी मार्केट में आई है, उसके बाद आशीष भाई, बीजेपी को शर्म नहीं आई 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए वापस करने में उस किसान। उस किसान के साथ किसी ने फ्रॉड किया तो वो 10 करोड़ रुपए हमारे यहाँ आए हैं, हम उस किसान को वापस करते ना। डकार गई है और किसान कोर्ट में लड़ रहा है। अभी क्या होगा, किसान के साथ 420 की करके 1-2 लोगों को सजा होगी। गुजरात की जेल है, 6 साल की सजा होगी, 7 साल की सजा होगी। उसके बाद वो लोग अच्छे चाल चलन के लिए 2 साल बाद जेल के बाहर आ जाएंगे। किसान मर गया। फिर उसी वेल्सटन में जो है फूल माला पहना के स्वागत भी कर लिया जाएगा। राष्ट्र निर्माण करके लौटे हैं, राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देके लौटे हैं लोग। अरे वो जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, जिसका भी नाम एफआईआर में हो सकता है वो एमएलए और एमपी बने। मैं कि एक आपने जब लोगों को लूटने का एक नया तरीका सामने लाया। नहीं, इसमें निर्मला सीतारमन पर तो एफआईआर का आदेश हो गया, लेकिन जिसकी उपलब्धि थी, जो मंच पर ताली बजा बजा के पारदर्शिता के बाद, इवन जब असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो भी उन्होंने कहा कि कुछ कमी हो सकता रह गई हो, लेकिन इसके पहले तो ये भी नहीं था। इसके पहले तो था नहीं कि किसान का भी खेत बेच करके चंदा ले लो। मैंने क्या कहा, 2014 के बाद ही जब भी मुंह खोलते तो झूठ बोलते। तो इन पर एफआईआर तो होनी चाहिए, इन पर निर्मला यकीनन होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन फिर निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। शर्म तो आती नहीं इन्हें। जो लूट खसोट मची थी, ये तो मैंने जो आज चर्चा आपके साथ की, क्योंकि आधे घंटे का कार्यक्रम है, इस पे तो मैं 12 घंटे से कार्यक्रम कर सकता हूँ आशीष। एक एक कंपनी की बैलेंस शीट लेके बैठूं तो पता पड़े, दिन निकल जाएगा कैसा कैसा एक्सटॉर्शन हुआ है, कैसे कैसे खेल हुए हैं। अच्छा, ये जो 572 करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ की घाटे वाली 33 कंपनियों ने दिया,
कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी में नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या वाला फॉर्मूला भी है कि 2014 में आए थे कि दाऊद इब्राहिम को ले आएंगे और यहाँ पे पता चला अरे जितने बाबा, आलसी दाऊद इब्राहिम थे सब विदेश में मौज कर रहे हैं। जितने आलसी पहले तो इतनी ट्रांसपेरेंसी थी। हाँ, देखो पहले मनी ऑर्डर, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आने के पहले मनी लॉन्ड्रिंग का क्यों जगह नहीं थी? क्योंकि कोई भी कंपनी लगातार 3 साल तक प्रॉफिट कमाएगी, वही चंदा दे सकती है, पॉइंट नंबर 1। और वो चंदा भी 10% से ज्यादा नहीं। वो क्लॉज इन्होंने निकाल दिया, प्रधानमंत्री की ट्रांसपेरेंसी। उसमें विदेशी कंपनियों से पैसा लेने के लिए मना था, वो खोल दिया। सरकारी कंपनियों से पैसा लेने के लिए मना था, वो खोल दिया। आपने सही कहा ओपनिंग रिमार्क में। इलेक्ट्रल बॉन्ड ये भ्रष्टाचार का रावणी मॉडल है जिसके 10 मुख है, और यदि आप नजदीक जाके देखो तो 10 नहीं 100 निकलेंगे। दूर से 10 दिखते हैं, माइक्रो लेवल पे जाओ तो आपको ये 10 नहीं 100 दिखेंगे। इसको चुनाव आयोग ने अपोज किया था, नहीं सुना। उसमें आरबीआई ने अपोज किया था, नहीं सुना। 2-2, 3-3 जगह पे अमेंडमेंट हो गए। कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अमेंड हुआ, क्योंकि इनको दोनों हाथों से खाना था। दे हैव रॉब्ड द कंट्री। देश पे डकैती डाली है इन लोगों ने, क्योंकि जिन कंपनियों ने दिया, ये कोई मंगल ग्रह या पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए लोग नहीं है। ये इसी देश की कंपनियां हैं और इसी देश के लोगों से वो प्रॉफिट कमा के अपनी कंपनी चलाते हैं। तो अल्टीमेटली 143 करोड़ लोगों का पैसा ही है जो उनके पास भी जाता है। तो आज रिलायंस ने इतनी बड़ी शादी की, 1000 कितने करोड़ रुपए बर्बाद किए, जो भी है वो उनकी निजी ये है, लेकिन उनके पास भी तो पैसा इसी देश के लोगों से आया है। इसी लोगों से कमाया हुआ पैसा है, वो है तो मेरे ही देश का पैसा। खैर, आज ये आदर्श अय्यर जिन्होंने ये पहले पीसीआर यानी निजी शिकायत दर्ज करवाई थी, फिर स्पेशल कोर्ट है, ये जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत है, 42वीं, मैंने कहा था इस कोर्ट का नाम भी बता देते हैं, 42वीं ACMM कोर्ट है, ये जनप्रतिनिधियों की स्पेशल कोर्ट है। इसने आदेश दिया है तिलक नगर पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए। और जो हमारी चर्चा हुई उसका निचोड़ ये है कि 5 किलो राशन पर जिसका पेट भर रहा है और 5 किलो राशन पर पेट भरने के बावजूद भी उसको देश की संस्थाओं से लेके और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं कि ये पूरा खानदान कुपोषित है, वही 5000 लोगों का लंगर चला रहा है। बताओ, इससे बड़ा जो है ये बिल्कुल वही है कि घर में खाने को नहीं है लेकिन लंगर चल रहा है 5000 लोगों का। 1 लाख करोड़ का लॉस जो दिखा रहा है, वो 600 करोड़ वो कंपनियां 572 करोड़ से ज्यादा वो चंदा दे रही हैं, चंदा देती है। ऐसा कैसे मुमकिन है? इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये इट अमाउंट्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग, जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक ईडी बनी हुई है, ये तो दरअसल लॉन्ड्री बन गई है। लॉन्ड्री है, लॉन्ड्रिंग नहीं, लॉन्ड्री। हाँ, लॉन्ड्री है। वो मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं देखते, वो लॉन्ड्रिंग को देखते हैं। आप भ्रष्टाचारी है, आप आइए, हम आप पे रेड करते हैं, आप बीजेपी में सेटलमेंट करिए, या तो आप बीजेपी का छोगा पहनिए या इलेक्ट्रल बॉन्ड दीजिए। इसीलिए अनिल देशमुख पे जब रेड हो गई थी, वो अनिल देशमुख का साक्षात्कार भी अपने यहाँ चला है आपके न्यूज लॉन्चर पे, तब उन्होंने कहा कि एजेंसी के लोग आने के बाद पहला सवाल मुझसे पूछा, आपकी ऊपर बात हो गई, कर लीजिए। तो मैंने कहा, बोले मैंने ऊपर बात कर ली, और उन्होंने कहा कि जेल जाने के लिए तैयार रही। बोले किससे बात करी है? बोले शरद पवार से बात करी, क्योंकि मेरे ऊपर शरद पवार ही है और कोई नहीं। खैर, ये ऊपर वाला, इस ऊपर वाले को, जो भी ऊपर वाला है, मैं उस ऑलमाइटी को नहीं कह रहा,
लेकिन यहाँ पर आजकल तो ऑलमाइटी से भी ऊपर वाला देश में बैठा है ना, उससे भी ऊपर वाला इस देश में। अरे भाई सीधे सबसे ऊपर वाले नहीं, डायरेक्ट भेजा बोले मुझे। हाँ उसने भेजा है, तो सबसे ऊपर हाँ, वाला तो जन्म यहाँ तो लिया, अजन में अविनाशी। ये मैंने ऐसा आप अजन में रहो, आप अविनाशी रहो, देश का नाश मत करो, कृपा आप हाँ पे ये करो। आप अविनाशी हो, देश का नाश करने से बाज आ जाओ। हाथ जोड़ के यही विनती हमारी, और क्या है। नहीं खैर, विनती के साथ साथ ये जो आदर्श अय्यर के एक छोटे से प्रयास से, कहते हैं ना छोटा सा प्रयास जो है, वो अब भी कई बार अब सर्वोच्च न्यायालय को भी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है न्यायपालिका को। एक राज्य के छोटे कोर्ट ने एक दिया जलाया है, उसकी हिफाजत करिएगा, उसको बूझने मत दीजिएगा, लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उड़ जाएगा। चलिए वित्त मंत्री शेर है ना, एक हाँ, शेर है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे। खुदा करे। तो बस आप खुदा है हमारे लिए। आपने कहा भी था कि न्यायपालिका को न्याय मंदिर कहते हैं तो हम भगवान हो जाते हैं लोग, लेकिन न्याय देने वाला भगवान नहीं होता। हम तो आपको शनिदेव मानते हैं, हम तो आपको भगवान मानते हैं। हम चाहे तो शनिवार को आके तेल चढ़ा दे भाई, लेकिन अब उस टिमटिमाते दीवे की आप पूरी रक्षा कीजिए, उसको बुझने मत दीजिए, जो कर्नाटक में एक आशा की ज्योत जली। असली बात यही है कि बुझने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि निर्मला सीतारमन, मोदी जी की जो फौज है, ये फौज बड़ी जबरदस्त है। जीएसटी पे सवाल एक व्यापारी ने कर लिया था तमिलनाडु में, अलग से जाकर के होटल में माफी मांगना पड़ा था। वीडियो सबने देखा था, हमने दिखाया था, आप लोग माफी मांगना पड़े। अब ऐसा ना हो कि आदेश देने वाला भी खतरे में आ जाए। इस देश ने बहुत कुछ देखा है, एफआईआर का आदेश देने वाला, तो इसकी हिफाजत करिएगा और आगे इंतजार हमको रहेगा कि इसकी कड़ी। अब जो आशीष जी शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, क्योंकि मुझे अभी भी मेरे आंखों के सामने लोया साहब का चित्र आता है। आपने नाम लिया, मैंने उन्हीं की वजह से बोला था। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसकी पूरी सुरक्षा करे। ये तो देश को हम लोग तो ये खबर देश तक पहुंचा दिए। अब देश तक पहुंचा दिए तो ये जो भी जज साहब हैं, इस देश के हर आदमी की नजर रहेगी उनकी सुरक्षा पर। फिलहाल इंतजार करेंगे आगे एफआईआर हो, एफआईआर के आगे कार्रवाई हो, जांच पड़ताल हो। हमें इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में, ऐसे ही तीखे सवालों के साथ और वो खबरें जो आप तक पहुंचाई नहीं जाती हैं उन खबरों के साथ। नमस्कार।